नमस्कार, जोहार। राष्ट्रीय पोषण माह पर आयोजित ये विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं रफत फरजाना, स्टेट कोऑर्डिनेटर किशोरी स्वास्थ्य, और उसके साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पुष्पांजलि राय, और इनके साथ हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि पोषक आहार हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हम खाना खाते हैं, लेकिन अगर उसमें पोषक तत्वों का अभाव है तो हम कुपोषित हो जाते हैं, हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन यही हम कम खाना खाएं लेकिन हमारा आहार जो है वो संतुलित हो, पोषक हो, तो हम कम आहार लेकर भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इस दौरान राष्ट्रीय पोषक माह के दौरान हमारा प्रयास रहता है कि हम लोगों को ये जागरूकता फैलाएं कि जो भी आहार आप ले रहे हैं उसमें पोषक तत्वों का समावेश हो। और इसीलिए आज हमने अपने इस अंक में विशेष रूप से जोर दिया है कि अगर पोषक तत्वों की कमी है तो हमारे शरीर में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती हैं, और उन समस्याओं को दूर करने के लिए हम कौन कौन से पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करें। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम रफत जी से करना चाहेंगे। हम जानना चाहेंगे कि ये जो पोषक माह मनाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ये राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, ये प्रतिवर्ष 1 सितंबर से शुरू होता है और 30 सितंबर तक चलाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इसका जो उद्देश्य होता है वो सभी वर्ग के सभी लोगों को पोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, क्योंकि पोषण क्या है वो हमारे हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों को जब जानकारी इसके महत्व पे होगा तब वो लोग इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे और स्वयं से प्रयास करके कि क्या उनके लिए बेहतर है, कौन सा खाना उनके लिए अच्छा है, किससे वो बीमारी से बच सकते हैं, ये उनको जानकारी होगी और उसे वो अपनी दिनचर्या में भी इस्तेमाल करेंगे। जी, तो बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ ये पहले तो हम सप्ताह मनाएं और अभी हम पूरे सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर पुष्पांजलि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अभाव हो तो किन किन समस्याओं का सामना हमें करना पड़ता है। देखिए, यदि हमारे शरीर में पोषक तत्वों का अभाव हो तो हमें पता है कि हमारी जो सारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स है, जो विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है या एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, ये सब का बैलेंस नहीं रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ कभी नहीं रहेगा। शरीर स्वस्थ नहीं रहा तो हम अपने दिनचर्या ठीक से नहीं कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो उन पोषक तत्वों के अभाव से हमारे शरीर में विकसित होती हैं। चाहे वो छोटे जन्म से लेकर के देखा जाए तो छोटे बच्चे से लेकर के नवयुवतियों को, फिर गर्भवती महिलाओं को, और या फिर आगे बढ़ती उम्र के लोगों को, तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपना जो आहार है वो संतुलित रखें और उसमें खास करके जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका जो बैलेंस है वो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। जी, अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, अगर उनमें विटामिन्स की कमी हो, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी की कमी हो, तो कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। देखिए, पहले तो भारत में बहुत ज़्यादा विटामिन ए की कमी से जो रतौंधी होती थी, नाइट ब्लाइंडनेस और यहाँ तक कि ब्लाइंडनेस बहुत ही ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार भी बहुत सारे कार्यक्रम सरकार की ओर से शुरू किए गए हैं और लोगों में जागरूकता आई है, थोड़ा जीवन शैली में बदलाव आया है। तो पर फिर भी अगर हम बात करते हैं तो विटामिन ए की यदि बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा देखा जाता है विटामिन ए की यदि कमी होती है तो रात में, क्योंकि विटामिन ए की मदद से ही रेटिनल नाम का जो पिगमेंट है वो हमारे शरीर में बनने में मदद करता है, जिसकी वजह से हमें रोशनी आती है। तो सबसे पहला चीज़ है कि हमें रात में यदि किसी को देखने में या वो किसी भी आयु के वर्ग के महिला हो, बच्चे हो या कोई भी किसी को भी हो सकता है। जी हाँ, तो रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं या फिर कंजक्टिवल जीरोसिस यानी कि आंखों में ड्राइनेस की समस्या आती है। बाइटॉट स्पॉट यानी कि जो हमारे ये कंजक्टिवा, इसके ऊपर जो ट्रायंगुलर शेप में या अलग अलग से शेप में दाने नज़र आने लगते हैं। केराटोमेलासिया, यहाँ तक कि जब बहुत ज़्यादा वो कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो जो कॉर्निया है वहाँ वो उसका तक वो सूख जाता है और धीरे धीरे फंक्शनिंग खराब होने से वो प्रॉपर हम ब्लाइंडनेस में भी बदल सकता है। जी। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो विटामिन, अगर असंतुलित पोषण मिल रहा है खास करके छोटे बच्चों को
तो विटामिन बी की डिफिशिएंसी, बी कॉम्प्लेक्स में सारा आ जाता है। जी हाँ। उसमें बेरी हुआ, बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो कि विटामिन बी की कमी से एसोसिएटेड है। एन्केफेलोपैथी, न्यूराइटिस, और आयरन का भी एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, और भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो विटामिन बी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है वो विटामिन सी। जी। तो सी का पता है कि सी प्रोटीन जो कोलेजन हमारे बॉडी में, सिर्फ स्किन का कोलेजन ही नहीं, जितना जो हमारे धमनियां हैं, जो ब्लड वेसल्स है, उसमें कोलेजन चाहिए हमें। हमारे बोन फॉर्मेशन के लिए कोलेजन की ज़रूरत है। तो इसकी कमी से भी स्कर्वी नाम की, यानी कि ब्लीडिंग गम्स होता रहेगा, जो मसूड़ों से, मसूड़ों से। जी हाँ। विटामिन बी में भी आप देखते हैं तो जीभ से ब्लड आना या जीभ पे अल्सर्स बन जाना, ये स्टोमेटाइटिस हो सकता है, किलोसिस हो सकता है, और भी बहुत परेशानियां हैं जो कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स अगर हम बात करें तो उसकी कमी से होती है। जी। यहाँ पर रफ़त जी आपसे जानना चाहेंगी कि जैसा कि हम राष्ट्रीय पोषण माह बना रहे हैं, तो इस दौरान सरकार के तरफ से किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं? देखिए, प्रतिवर्ष की भांति हर साल जो है एक थीम आधारित जो है वो दिया जाता है, और इस वर्ष का जो थीम है वो है सुपोषित भारत, साक्षर भारत एवं सशक्त भारत। जी। तो मुझे लगता है कि पूरे थीम में ही पूरे जो इसका महत्व और इस अभियान की महत्ता छिपी हुई है। तो सरकार भी अपने तरफ से लगातार प्रयासरत है, और विशेष रूप से इस माह में वो हर वर्ग के, मैं कहूँ जब गर्भावस्था स्टार्ट होता है उस वक्त से ही पोषण की शुरुआत, जिसे हम फर्स्ट 1000 डे कॉन्सेप्ट कहते हैं, कि जो शुरू के जो 1000 दिन होते हैं वो किसी के लिए पोषण के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो गर्भावस्था से लेकर शिशु जब जन्म लेता है और उसके 2 वर्ष तक, उस वक्त खासकर ध्यान देना, और जिसमें जन्म के समय जो ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है वो जो प्रथम 1 घंटे जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जल्द से जल्द जो है स्तनपान की शुरुआत हो। जी हाँ। और फिर इसी तरह से माएँ जो हैं बच्चों को 6 महीने तक एक्सक्लूसिव जो है वो स्तनपान का ही सेवन कराती हैं, और फिर धीरे धीरे उसे एक पौष्टिक आहार में लेके आती हैं। तो इस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाना। फिर 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए पोषण जो होगा वो थोड़ा अलग होगा, उसके लिए प्रचार प्रसार करना। और हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो है वो कुपोषण उपचार केंद्र हैं, संचालित किए जाते हैं। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आसपास समुदाय में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुपोषण के शिकार होते हैं। तो उन बच्चों की देखरेख बहुत ज़रूरी है, और उन्हें सही मात्रा में पौष्टिक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो उनका उपचार कुपोषण उपचार केंद्र में किया जाता है। साथ ही साथ अभी हर जगह हर स्तर पे जो है वो T4 कैंप्स लगाए जा रहे हैं जी। जो कि अनीमिया के बचाव के लिए है, और अनीमिया अगर किसी को हो गया है उसके पहचान के लिए है, और आवश्यकता अनुसार उसके उपाय को करने के लिए है, जिसमें मुख्य रूप से ट्रीट, टॉक, देन टेस्ट और फिर उसका ट्रैकिंग किया जाना। तो एक पूरा ये अनीमिया के रोकथाम के लिए है। इसके अलावा जो है स्कूल स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम से भी किशोर किशोरियों में जो पोषण की आवश्यकता होती है उसको बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों की मदद से बच्चों को बताया जा रहा है कि पौष्टिक आहार का उनके जीवन में क्या महत्व है, किस तरह से वो एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और स्वच्छता को अपना करके अपना स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं, अपने परिवार का स्वास्थ्य बेहतर रख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग सभी लोग कोविड से गुजरे हैं, और कोविड के दौरान सभी को पता है कि स्वास्थ्य जिसमें पोषण की आवश्यकता और साथ ही साथ जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरोधक जो क्षमता होती है, वो कितना ज़रूरी होता है। तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी पोषण का महत्व बहुत ही ज़रूरी है, और इसमें भी जो है स्वास्थ्य विभाग अग्रसर है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि इसके अलावा जो है जैसा कि अभी मैडम ने बताया, विटामिन ए का सप्लीमेंटेशन किया जा रहा है ताकि बच्चों को जो है वो कुपोषण नहीं हो और आँख संबंधी किसी भी समस्या का वो निदान किया जा सके। इसके अलावा जो है जगह जगह पर इसी तरह से प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जनता को जन जागरूकता का कार्य किया जा रहा है, और इसमें दूसरे विभाग की भी मदद ली जा रही है क्योंकि कई विभाग इस में काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, तो मिलकर एक सशक्त और जो है वो
सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है इस पे ठीक करने के लिए। यानी सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप अपने आहार में पोषक तत्वों का समावेश करें, अपने आहार को संतुलित करें ताकि अपने आप ही आप स्वस्थ रहें। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर पुष्पांजलि कि अगर आयरन की कमी हो और फॉलिक एसिड की कमी हो तो किशोरियों में कौन कौन सी समस्याएं देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे ज़्यादा जो हमारे देश में जो अभी जिस समस्या से जूझ रहा है, जो एक तरीके का आप बोलिए तो एपिडेमी हो चुका है जी, वो है आयरन डिफिशिएंसी। वो भी न्यूट्रिशनल एनीमिया जिसको हम बोलते हैं। एनीमिया दो कारणों से हो सकता है, या तो किसी बीमारी है जिसके चलते शरीर में खून नहीं बन रहा है या खून ज़्यादा निकल रहा है तो वो खून की कमी हुई, और दूसरा हुआ जो न्यूट्रिशनल, एक हमारे खान पान से, हमारे रहने के तरीके से। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि किशोरियों में न्यूट्रिशनल एनीमिया हमारे जैसे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, इंडिया जैसे कंट्री में, एक तो ये होता है कि वो पहले से जब वो टीनेज में जाती हैं, किशोरी जब जाती हैं तो पहले से वो कुपोषित रहती हैं, तो ऑलरेडी उनमें हीमोग्लोबिन की कमी रहती है। अब यदि उन्हें माहवारी होती है तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, या ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब भी आप एनीमिक होंगे, हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त जो ब्लीडिंग होगा वो ज़्यादा होगा। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत बार जो होता है, और भी ये वर्म्स जो होते हैं, वर्म मैनिफेस्टेशन हमारे जो रहने सहने का जीवन शैली के तरीका से जो कहते हैं, जो पेट में कृमि, जी हाँ, कीड़े की समस्या हो गई, या फिर अगर विटामिन की कमी, B12 की कमी है तो उनको ब्लीडिंग गम से, जीभ से आ रहा है या छाले आ रहे हैं उससे ब्लीडिंग हो रहा है। हेमोरॉइड्स बहुत बार होता है जो कि बवासीर, जो अनदेखा कर देते हैं, खास करके औरतें, महिलाएं, किशोरी जो बता नहीं सकते हैं। तो ये मुख्य लक्षण है जिससे कि आप एनीमिया की कमी इससे इस एज ग्रुप में ज़्यादातर देखने को मिलती है। जैसा कि डॉक्टर पुष्पांजलि ने बताया कि अगर आयरन की कमी है तो बहुत तरह की बीमारियां जो है वो देखने को मिलती हैं किशोरियों में, महिलाओं में। यहाँ हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी हम एक संतुलित आहार और पोषक आहार की बात करते हैं तो हमारी धारणा होती है कि वो पोषक आहार जो है वो बहुत रिच फूड होना चाहिए। तो हम किस तरह का आहार अपने घर में, अपने आसपास जो वातावरण है उससे प्राप्त करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा हो और जो बहुत महंगा ना हो? बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज प्रायः मुझे लगता है ये भ्रांति है, कम्प्लीटली ये मिथ है कि पौष्टिक आहार का मतलब महंगा आहार। तो पौष्टिक आहार का मतलब महंगा आहार बिल्कुल नहीं है। जो पोषण की जो थाली है, मतलब जो खाने की थाली हो वो सिर्फ भरी हुई ना हो बल्कि पौष्टिक तत्वों से भरी हो। और हमारे आसपास, और मुझे लगता है कि झारखंड राज्य इसमें लकी राज्य है। और जैसा कि अभी हम लोग गिनती करें तो यहाँ पे आसपास आयरन रिच जो फूड्स है वो मतलब इतने ज़्यादा हैं, इतने तरह की साग यहाँ पे पाई जाती है कि अगर उसी का सेवन लोग करें, जिसका नाम भी अगर हम लोग गिनती शुरू करें तो वो मतलब वो ख़त्म नहीं होता है। चाहे वो चकोर साग हो, फिर हम लोग ऐसे सिर्फ पालक, बथुआ और ये देखते हैं, मतलब बहुत तरह की ये है, सरसों देखते हैं, कांटा साग है, इस तरह से बहुत सारे साग है जिसका सेवन कर सकते हैं। और इसीलिए जो खाने की थाली है, अगर हम देखें दिन भर का जो हमारा भोजन होता है वो हम लोग कुछ जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो हम लोग सब जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन हो या वसा है, खनिज लवण है, और इसी तरह से। तो लेकिन ये जो पौष्टिक तत्व होते हैं ये हमारे जो फूड ग्रुप से, यानी कि भोजन सामग्री से जो आते हैं, अगर हम उनको देखें तो वो हमारे मुख्य रूप से अनाज होते हैं या अनाज से बने हुए पदार्थ हैं, दाल से बनी हुई चीज़ें हैं, जी हाँ, सब्जियां हैं, हरी साग सब्जियां हैं या अदर सब्जियां हैं, फल आते हैं, और फिर इसी तरह से आता है कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स या नट्स आते हैं। तो पौष्टिकता का मतलब यह है कि अगर अनाज है तो जो पोषण की थाली होगी वो ध्यान देना है कि अनाज में हमें क्या लेना है। तो वो अभी देखिए कि आसपास हमारे जो है जो मड़ुआ है वो बहुत ही पौष्टिक है, लेकिन मड़ुआ को काला कह के नहीं लेना, और जब वही बाजार में रागी के नाम से आ जाता है तो लोग उसे बड़ा बहुत अच्छे से लेते हैं कि रागी का बिस्किट हम खा रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगी सभी से कि झारखंड जो है वो हर तरह से पौष्टिक तत्वों से भरपूर है, तो आप उसमें
जो हमारे यहाँ आसपास अवेलेबल है उसके हमें परख करनी है, उसके इम्पोर्टेंस को समझना है और उसे अपनाना है। जिसमें मैंने एक कहा कि मड़ुआ, इसी तरह से देखिए कि अभी फिर से लोग मोटे अनाज की तरफ जा रहे हैं। जितनी बीमारियां हो रही है कि डॉक्टर से लेकर सब लोग, एक न्यूट्रिशनिस्ट भी, हम लोग भी सलाह देते हैं कि आप फिर से आप मोटे अनाज को अपने दिनचर्या में, आपके डाइट में ज़रूर शामिल करें। मोटे अनाज का मतलब है वो ज्वार हो सकता है, बाजरा हो सकता है, मक्के की जो है वो रोटी हो सकती है, मक्के से बना हुआ सामान हो सकता है। तो इस तरह से हमें वो लेना है। दाल, आप देखिए कि दाल लगता है कि बहुत महंगी चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। दाल और जैसे कि हम चना जो है वो आसपास आराम से मिल सकता है, वो किसी फॉर्म में भी रोज़ लिया जा सकता है। सब्जियां तो मुझे लगता है कि यहाँ की सब्जियां जो है वो बिकने बाहर जाती है, तो सब्ज़ी अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। और सिर्फ मैं ये कहूँगी कि खासकर जो हमारे किशोर वर्ग हैं, युवा वर्ग हैं, उन्हें लगता है कि सब्जियां और ये खाना अच्छा नहीं, तो मैं उन्हें ये बताऊँगी कि पौष्टिकता के साथ साथ उसमें जो एक नेचुरल ग्लो जो होगा उनका, वो भी आएगा, तो ज़रूर उसको शामिल करना चाहिए। अब फल की अगर हम बात करें तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे फल ही सिर्फ खाएं तो वही पौष्टिक तत्व है। आप देखिएगा कि हर घर में जो किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, या घर के गाँवों में अमरूद के पेड़ मिल जाते हैं, पपीता मिल जाता है, ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। आंवला जो रिचेस्ट सोर्स है, सबसे अच्छा सोर्स है, किसी भी रूप में अगर एक रोज खा लिया जाए तो बहुत अच्छे से मिल जाता है। और साथ ही साथ मैं कहूँ कि नट्स, अब नट्स में लोगों को लगता है कि हम काजू या फिर बादाम, इस तरह के वही नट्स होगा, तो आप देखिए कि मूंगफली मैं कहूँ बहुत ही अच्छा नट्स है, जो आराम से प्रायः मिल जाता है, और उसका जो प्रोटीन की क्वालिटी होती है उसमें वो बहुत ही अच्छा होता है। तो नट्स को किसी भी फॉर्म में, अगर बच्चे हैं तो गुड़ और हम बादाम के चिक्की बना के दे सकते हैं। अगर किशोरावस्था में भी हो गए तो वो एक मुट्ठी बादाम रोस्टेड वो खाएं, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। और ध्यान ये देना चाहिए कि तेल मसाले वाली चीज़ें, बाहर की चीज़ें वो कम से कम लें, कि पेट तो भर जाता है लेकिन पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती है, और बल्कि वो बीमारी को ही और पनपने का बढ़ावा देता है। तो ये हमें वो ध्यान देना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं उससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, ना कि वो बीमारी की तरफ जाए। और शायद यही हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना संतुलित है, कितना पोषक है, उसकी जानकारी रखना। खाना तो हम सभी खा रहे हैं, सुबह भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं, शाम को भी कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, रात को भी खा रहे हैं, लेकिन वो कितना पौष्टिक है और हमारी थाली कितनी संतुलित है, इसका ज्ञान होना, इसके प्रति जागरूकता फैलाना ही शायद राष्ट्रीय पोषक माह का मुख्य उद्देश्य है। अब हम बात कर लें कि अगर बढ़ते उम्र में महिलाओं में कैल्शियम और प्रोटीन की कमी हो तो क्या क्या समस्याएं देखने को मिल सकती हैं? देखिए, बढ़ते उम्र में यदि हम बात करें तो जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, हमें वैसे प्रोटीन का रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि प्रोटीन आपके होल बॉडी रिक्वायरमेंट का एक, सोचिए तो एक बेसिक सीमेंट है जो आपको चाहिए, आपके मसल के पावर के लिए चाहिए, आपके रोज़मर्रा की एनर्जी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और साथ साथ बढ़ती उम्र में महिलाएं, खासकर यदि मैं बात करूं तो 30 के बाद ही, इवन 25 के बाद ही आपका जो बोन लॉस है, हड्डियों, बोन फॉर्मेशन और बोन डिस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस है, वो समझना बहुत ज़रूरी होता है कि आप 30 के बाद से बोन बहुत ही कम मात्रा में, लेकिन हर साल कुछ ना कुछ लूज़ करने लगते हैं जो आपको पता नहीं चल पाता। और जैसे ही कोई भी महिला मेनोपॉज रीच करती है, मेनोपॉज तक पहुंचती है या मेनोपॉज आता है, तो उसके ठीक बाद जो शुरुआत के जो 5 साल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा 10% बोन लॉस आपका होता है। आपकी हड्डियाँ, मतलब उनका जो घनत्व है वो पतली होती चली जाती है, हर साल 10%। तो हमें उस समय खास करके महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला होता है कि आप देखिए, विटामिन या जो ये सारी चीज़ें जो है वो जो अपनी जीवन शैली है उसको हम यदि बदलते हैं, आजकल के जो लाइफस्टाइल है हमारी बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि हम धूप में नहीं निकलते हैं, धूप लेना बहुत मुश्किल हो गया लोगों को। गाड़ी, घर से निकलते हैं, गाड़ी में एसी में बैठते हैं, वापस काम करके घर रात को पहुंचते हैं, तो सनलाइट का एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। वॉकिंग बहुत कम हो गया है। एक्सरसाइज, खास करके जो वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस होती है, सीढ़ी पे चढ़ना, दौड़ना, मतलब जो जंपिंग थोड़ा, जिससे कि बोन फॉर्मेशन को मदद मिले। और साथ के साथ विटामिन सप्लीमेंटेशन, विटामिन डी खास करके, क्योंकि यदि विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होता हमारे शरीर में, तो ये बहुत ज़रूरी है। और यदि हम ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग
आजकल कर रहे हैं। affluent, जी हाँ। जो क्लास है उसमें लोग कर रहे हैं, तो उसको अवॉइड करना है, मेडिटेशन करना है और एक्सरसाइज। और उसके अलावा जो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन, अक्सर डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप हर हफ्ते में विटामिन एक डी का टेबलेट जो ले लें। एक पुड़िया आता है या लिक्विड फॉर्म में आता है, टैबलेट फॉर्म में आता है, जी हर हाँ। हफ्ते लिए। और साथ के साथ आप कैल्शियम का सेवन करें और पौष्टिक भोजन लें, पैक्ड फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें। जी जी जी। जो अभी हम बात कर रहे हैं पोषक तत्वों की, तो उसमें होती है कि हम तो बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस जाते हैं, फिर हमारे पास समय नहीं बचता है कि हम जल्द खाना बनाएं, आकर थके हुए रहते हैं, और इसी वजह से हम लोग जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, और जो ऑर्डर है, खाने का ऑर्डर जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप क्या सुझाव देंगी कि किस तरह का आहार हम जल्दी से तैयार कर ले जो पौष्टिक भी हो और जल्दी भी बन जाए? देखिए, पौष्टिक आहार अगर हम कहते हैं, जैसा लोगों की मान्यता है कि फास्ट फूड मतलब फास्ट बन गया, पेट भी भर गया। हाँ। तो ऐसा नहीं है। और अगर मैं बात करूं कि बच्चों से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो उसमें सिर्फ पोषण के साथ दिनचर्या, जो लाइफ स्टाइल का जो मॉडिफिकेशन है, बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम अपने पूरे रूटीन को इस तरह से सेट करते हैं कि हमें किस तरह से सुबह में कितना समय देना चाहिए, क्या चीज़ें बन जाए, तो झटपट बनने वाली चीज़ें देखिए बहुत सारी ऐसे है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर लोग ये समझ जाएं कि जो हम अपने बच्चों को, जो हम अपने किशोर किशोरियों को, या इवन हम लोग जो खा रहे हैं, सिर्फ ये समझ के कि जल्दी बन जा रहा है, पेट भर जा रहा है, अगर उसके वो महत्व को समझेंगे तो उपाय वो खुद से ढूंढ लेंगे कि रेसिपी मुझे याद नहीं करना है, लेकिन बहुत आसान से अगर हम कहें कि घर में देखिए कि सबके किचन में पोहा से लेकर सारी चीज़ें होती है, सूजी भी रहता है उसमें, तो वो अगर बहुत चीज़ें चाहें कि वो खुद से, क्योंकि जो माएँ घर की होती है वो सबसे अच्छी जो है कुक, और पूरे जो घर का मैं समझूं कि वो बागडोर उन्हीं के हाथ में रहता है, किसको कैसे ये देना है, तो मैनेज उन्हें करना है। लेकिन मैं ये कहूँ कि रेसिपी आप जो भी बनाओ, तो ये जो ध्यान में रखना है कि वो रेसिपी दिन भर का आपका खाने में अनाज, दाल, सब्जी, फल, दूध, ये सब का जो है एक संतुलित मात्रा ज़रूर होना चाहिए। रेसिपी आप खुद से बनाएं, लेकिन दिन भर में इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। और ख़ास कर जैसे कि पैकेट फूड्स, और ये बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि एक अगर हम घर में जो रूल कहते हैं ना, नियम बना लेंगे, तो सबको पता होगा कि ये पैकेट फूड हमारे घर में नहीं आता, हम नहीं लेते। हम सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेते हैं, उसके बदले हम लस्सी और छाछ हमारे घर में चलता है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि आप अपने घर के न्यूट्रिशनिस्ट खुद हैं, आपको एक आइडिया दिया गया है, आप अच्छे से सब चीजें, पूरे परिवार की जो उनकी जो टेस्ट होता है, हाँ, टेस्ट के अनुसार, टेस्ट जो होता है वो आपको पता है, इसलिए आप चूज कर लीजिए कि आपको सामान क्या खाना आपको है। पता है, रॉ मटेरियल में अनाज होगा, दाल होगा, सब्जी होगी, रेसिपी आप बना सकते हैं, बट इन्हीं सब चीजों से आप बनाएं। और थोड़ा मैं इंटरप्ट करूंगी, जब हम फास्ट फूड की या पैक्ड फूड की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पैक्ड फूड जो अंडर प्रोसेस उसको हीट करके प्रेशर देके पैक किया जाता है, तो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें, आर्टिफिशियल कलर्स आप यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ करते हैं। तो ये सब आगे चल के देखा जाए तो अगर हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं तो ये कॉज ऑफ कैंसर भी है। जो हमारी अभी जो कैंसर जो बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा मीट का सेवन करना, खास करके कोलोन कैंसर। तो जैसा कि रफत ने बताया कि सभी को हमें संतुलित करके लेना है। यदि मांस भी खा रहे हैं तो वेस्टर्न कंट्रीज में क्या है, हाँ। कैंसर कोलोन का, जो बड़ी आंत का कैंसर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मीट का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं। तो मीट लेना है, मछली लेना है, सब कुछ लेना है, बट एक बैलेंस के साथ कच्ची हरी फलदार जो सब्जियां होती, कच्चे जो फल होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उसका भी बहुत हमारे डाइट में बेनिफिशियल रोल है। फाइबर्स, जो फाइबर्स, डाइटरी फाइबर्स बहुत अच्छा है हमारे लिए। और फास्ट फूड की बात करें तो हमारे भारतीय संस्कृति में पहले से ही सत्तू तैयार है, भूजा तैयार है, इसके साथ ही चीला है, पोहा है, उपमा है, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे कल्चर में खुद भी हैं जिसको हम अपनाकर वो फास्ट फूड का जो प्रचलन है उसको जारी रख सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टाइल में भारतीय संस्कृति को फॉलो करते हुए रख सकते हैं। अब चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पहले पुष्पांजलि जी आपसे जानना चाहेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए हमें अपने पूरी दिनचर्या को कैसे नियोजित करना चाहिए?
देखिए, एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, एज अ डॉक्टर, मैं तो ये बोलूँगी कि बाकी तो जैसे रफ़त जी ने बताया है कि हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा बहुत देर बैठ करके एक जगह पर काम ना करें, खास करके जब हमारी उम्र बढ़ती जा रही है। जी हर जी। आधे घंटे पे, हर पौना घंटे पे थोड़ा सा जरूर ब्रेक लेकर के अपने काम से चले। जो वर्किंग फीमेल है, लेडी हैं, जो लड़कियां, अक्सर आजकल लोग इतने सिमट गए हैं, घर में रहने लगे, खेल कूद बंद हो गया, मोबाइल टीवी, तो साइकिलिंग करें, दौड़ें। जो छोटे बच्चे हैं या जो किशोर अवस्था में हैं, जितना हो सके स्पोर्ट्स में आप खुद को इंडल्ज करें। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा एरोबिक्स करें, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन बाहर से भी और अपने भोजन में भी उसको संतुलित करके खुश रहे और जीवन का आनंद लें। जी जी। रफ़त जी, हम जानना चाहेंगे कि अगर हम पोषक आहार और संतुलित आहार की बात करते हैं तो उसमें तरल पदार्थों का कितना योगदान होना चाहिए? हाँ, जैसे कि तरल पदार्थ जो होते हैं, हमारा शरीर ही जो है वो उसमें वाटर का जो है, जल का बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा शरीर भी जो है एक हिस्सा जो है उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो वाटर है। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें हम भोजन वो ले रहे हैं उसमें तरल पदार्थ, चाहे वो हम पानी के रूप में लें या फिर अदर जो चाहे वो सूप हो या फिर हम दूध के फॉर्म में ले रहे हैं, उसका सबका एक इम्पॉर्टेंस है। और लिक्विड जो है उसका भी इनटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। सिर्फ वो इसके लिए नहीं बल्कि वो पाचन क्रिया में भी मदद करता है और एक तरह से वो संतुलित आहार का अहम हिस्सा है। जी, यानी हमें खाद्य पदार्थ के साथ साथ पेय पदार्थों का भी ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर पुष्पांजलि और रफ़त जी, आप हमारे बीच में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आज इस चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे। हमें दे विदा, जोहार।